मिशन के बारे में। एसआईआर को लेकर बात करेंगे। एसआईआर पर विपक्ष का घमासान लगातार जारी है। बिहार चुनाव के पहले और बाद भी चुनाव आयोग पर निशाना लगातार साधा जा रहा है। यूपी में विपक्ष निशाना साध रहा है तो पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना चुकी है। घुसपैठ को मुद्दा बनाने से बीजेपी को दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार में जीत मिल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए संघ बीजेपी ने घुसपैठ के मुद्दे को लेकर चुनावी बिसात बिछा दी है। घुसपैठ का मुद्दा अगर राष्ट्रवादी लहर में बदलेगा तो इससे बीजेपी को बड़ा लाभ पहुंच सकता है। यूपी की बात करें तो सख्त और बोल्ड फैसले लेने वाले और उसे जमीन पर उतारने वाले सीएम योगी का एक और फैसला चर्चा में है। शनिवार यानी कि कल उन्होंने प्रदेश के सभी डीएम को निर्देश दिए कि अवैध घुसपैठियों की तुरंत पहचान कर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और उन्हें देश से बाहर किया जाए। यह आदेश ऐसे समय में आया जब चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में एसआईआर अभियान चला रहा है। कहने की बात नहीं कि घुसपैठ के खिलाफ योगी सरकार की नई मुहिम की गूंज पूरे देश में सुनाई दे सकती है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या इंट्रूडर्स, इन्फ्लेटर्स यानी घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी का ऑपरेशन आई चल रहा है? आप रिपोर्ट देखिए। बिहार के बाद बंगाल, यूपी, क्या फिर जीतेगी बीजेपी? घुसपैठियों पर वार, जीत का नया हथियार। बीजेपी संघ की चुनावी बिसात, घुसपैठ के मुद्दे से विपक्ष को मात। बीजेपी का ऑपरेशन आई। बिहार में घुसपैठियों यानी इंट्रूडर्स, इन्फिल्ट्रेटर्स पर निशाना साधने से बीजेपी को जीत मिल चुकी है। कई राज्यों में घुसपैठ बड़ी समस्या बन चुकी है। अगला बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल में है और यहाँ भी घुसपैठिए बड़ी समस्या हैं। ममता सरकार पर उन्हें संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की चर्चा की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे की सोचते हैं। इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा। आजकल आप देखते हैं जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या इंट्रूडर्स, इन्फिल्ट्रेटर्स यानी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी का ऑपरेशन आई चल सकता है? क्योंकि यूपी में भी घुसपैठ के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा एक्शन दिख रहा है। तो क्या 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए संघ और बीजेपी ने चुनावी बिसात बिछा दी है? और क्या संघ और बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ घुसपैठ के मुद्दे को राष्ट्रवादी लहर में बदलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं,
देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। सीएम योगी के नए फैसले के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कठोर और बोल्ड फैसले लेने और उन्हें जमीन पर उतारने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। शनिवार को उन्होंने एक बार फिर से सख्त कदम उठाया। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि अवैध घुसपैठियों की तुरंत पहचान करें, डिटेंशन सेंटर बनाएं और उन्हें देश से बाहर करें। यह आदेश ऐसे समय आया है जब चुनाव आयोग यूपी और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी SIR चला रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि घुसपैठ के खिलाफ योगी सरकार की इस नई मुहिम की गूंज पूरे देश में सुनाई दे सकती है। अगले वर्ष यानी 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी सरकार के इस कदम का सबसे ज्यादा असर असम, पश्चिम बंगाल और केरल पर पड़ेगा, जहां घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बने हुए हैं। हालांकि यह एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों ने इसे अपने एजेंडा में प्रमुखता से जगह नहीं दी है। आपने खास रिपोर्ट ये देखी और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए, विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ आशीष कोटड़िया जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल जी जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में। चर्चा की शुरुआत राहुल लाल जी मैं सबसे पहले आपसे ही करना चाहूंगा। मैं पहले स्थितियां समझना चाहूंगा आपसे। राहुल जी, अगर बात घुसपैठ के मुद्दे को लेकर करें, क्या घुसपैठ का मुद्दा वाकई देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है और ये वाकिफ रखता है देश की सुरक्षा से, या ये केवल और केवल जो है राजनीति के लिए मुद्दा बनता चला जा रहा है? ना अभिषेक जी, मैं मानता हूं कि घुसपैठ का मामला देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, गंभीर मामला है जी। क्योंकि देश में अगर कोई अवैध ढंग से कोई रह रहा है तो उसकी गतिविधियां कैसी हैं, क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो ये सुरक्षा का मामला जरूर है जी। लेकिन अगर हम लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि SIR को लेके वो पूरी तरह से गंभीरता से घुसपैठ को एक मामला बनाना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस मामले को, घुसपैठ के मामले को राजनीतिक मामला बनाना आसान नहीं रहा है। हम लोगों ने अगर पूर्व के चुनाव को देखें तो अभी जैसे हरियाणा के चुनाव में वहां घुसपैठ का मामला नहीं था, महाराष्ट्र के चुनाव में घुसपैठ का मामला नहीं था, तो झारखंड के चुनाव में घुसपैठ के मामले को बनाया गया था। वहां पे आपको याद होगा उसमें अभिषेक जी जमाई टोला और तमाम शब्दों का प्रयोग किया गया था। जनसंख्या, तमाम आंकड़े बदलने की बात की गई थी कि जनसांख्यिकी के पूरे आंकड़े बदल गए, लेकिन वहां पे इनको सफलता हासिल नहीं हुई थी जी। अगर बिहार के चुनाव का हम लोग विश्लेषण करते हैं कि बिहार में जो NDA को भूतपूर्व बहुमत प्राप्त हुआ, क्या उसमें भी घुसपैठिए का मामला गर्म रहा? देखिए SIR बिहार में हुआ अभिषेक जी, लेकिन चुनाव आयोग वहां पे घुसपैठियों की कोई संख्या नहीं घोषित कर सका। दूसरी चीज की बिहार चुनाव में जो बहुत जबरदस्त जो है कि जो सफलता प्राप्त हुई उसमें महिला वोटर्स की भूमिका रही। ये हम लोग चुनाव के दरमियान में ये विश्लेषण कर चुके हैं। लेकिन अगर अब देखिए पश्चिम बंगाल को अगर देखा जाए, पश्चिम बंगाल से लगातार वो तस्वीरें आ रही हैं, दिखाई जा रही हैं कि जो कई सारे जो अवैध घुसपैठिए हैं वो बाहर जाना चाह रहे हैं। वहां पे अगर ममता बनर्जी की रणनीति को देखें तो ममता बनर्जी किस रणनीति की तरफ दिखाई दे रही है? वो दिखाई उन्होंने जो है कि ध्यान अपना केंद्रित किया अभिषेक जी मतुआ समुदाय के ऊपर किया है, जिनकी आबादी लगभग 17% है और वो 2019 से जो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से प्रदर्शन, लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, या फिर 2021 में भी वो 77 सीटों पे पहुंची, तो उस समूह का वोट कहीं न कहीं बीजेपी के खेमे में रहा। लेकिन SIR के प्रक्रिया का वो समुदाय भी जो है कि वो विरोध कर रहा है और कम से कम आप मान के रखें 30-35 सीटों पे उनका अच्छा खासा असर है। उत्तरी बंगाल जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, वहां पे उसका असर है, वो समुदाय उसका विरोध कर रहा है जी। तो ऐसे स्थिति में देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिहार में तो इसका असर मैं नहीं मानता कि
ये मामले का असर बहुत ज्यादा पड़ा जी। क्योंकि लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले पर देखना पड़ेगा कि इसको जी। लेके बीजेपी और किस तरह का ठीक है। बारीक रणनीति बनाती है। ठीक है राहुल जी, ठीक है, ठीक है। आपका ये टिप्पणी आई कि मतलब आपका कहने का क्लियर मतलब था कि जो वहां के क्षेत्रीय मुद्दे थे, जो जमीनी मुद्दे थे, उन मुद्दों पर वहां के चुनाव के परिणाम जो है निकलकर सामने आए हैं। इस बीच में अवस्थी जी आपका रुख करूंगा, और अवस्थी जी, जिस तरीके से विपक्ष के लोग एक बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर ये लगाते हैं कि आखिर 10 साल तक आप लोग क्या कर रहे थे, और 10 साल में जो घुसपैठिए थे वो खत्म क्यों नहीं किए गए। ये एक बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर लगातार जब भी SIR का मुद्दा, NRC का मुद्दा, CAA का मुद्दा उठता है तो ये आरोप लगाए जाते हैं। अवस्थी जी। देखो अभिषेक जी, पहले तो ये मुद्दा माने कि ये मुद्दा है। जी यदि मान ही लिया है कांग्रेस ने कि विदेशी लोग यहाँ हैं, जी तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी यदि उनको वापस भेज रहे हैं। जी चर्चा इस बात पे हो सकती है कि पिछले 70 सालों में उन्होंने क्यों नहीं किया, या हमने पिछले 11 सालों में नहीं किया। जी। इस पे चर्चा होगी तो जरूर बात करेंगे। पर इस बात में यदि कंफ्यूजन है, वो ये चाहते हैं कि यहाँ से जो बांग्लादेशी लोग हैं वो ना जाएं, या उनके जाने से उनको दिक्कत होती है, जी तो मेरे को लगता है कि वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं यदि वो ये कहते हैं कि उनको वापस नहीं भेजना चाहिए। खाली अभी हमने तो 2-4 दिन पहले SIR की बात करी है, जो हमारी चुनाव संस्थाएं हैं उससे नॉर्थ परगना 24 में, और हाकिमपुर में, तराई में, और जयनगर में किस तादाद में लोग खड़े हैं वापस जाने में। ये तो अभी जस्ट ए स्टार्टिंग है। जी राहुल लाल जी बहुत पुराने पर्यवेक्षक हैं और कई विषयों पे विषय रखते हैं। राहुल लाल जी, कोई भी बात हो सकती है कि कोई चुनाव जीते, कोई चुनाव हारे, हम हार भी जाए, हम बहुत बार, पिछली बार भी हार गए, उसके पहले भी हार गए। हर चीजों को चुनावों से मत देखो। जी पहले तो ये सोचो कि ये ठीक है कि गलत है, इससे भारत को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो मेरा मानना है कि जो विदेशी लोग हैं उनको बाहर जाना चाहिए। जी एक ऐलान करना चाहिए मोदी जी को किसी दिन आके 8 बजे, और कहना चाहिए कि आपको 1 महीने का, 2 महीने का समय दे रहे हैं। आप जो लोग भारत के में गलत तरीके से आए थे वो गलत आप चले जाए, नहीं तो उनको डिटेन कर लिया जाएगा और उस पर एक्शन होगा। जी यदि ऐसा होता है तो आप देखिए कि किसको किसको फर्क पड़ता है। सबसे पहले कांग्रेस को। जी कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा बना रही थी, और SIR को लेके उन्होंने शुरुआत, बिहार के चुनाव शुरुआत से लेके लास्ट तक वो अपने मुद्दे पे नहीं गए, जबकि विपक्ष में वहां पे तेजस्वी यादव ने जॉब को लेकर और महंगाई को लेकर मुद्दा बनाया, पर कांग्रेस केवल इसी पर अटकी रही। और मेरे को लगता है कि ये बात किसी को हजम नहीं हुई कि जो लोग अब इस समय नहीं है भारत में, मतलब इस दुनिया में नहीं है, वो चले गए, उनका वोट कटना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होगी। कोई राहुल लाल जी या शुभेंदु शेखर अवस्थी ऐसे लोग बिहार या उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ गए हैं, तो उनका वोट ट्रांसफर हो जाना चाहिए, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और किसी के पास गलत तरीके से वोट बन गया है या आधार कार्ड बन गया है तो उनको काट देना चाहिए। इन 3 विषयों को लेके कांग्रेस ज्यादा नाराज रही और कहती है कि हम हार गए इस चक्कर में। हारे इस बात से नहीं है कि वहां SIR हुआ, हारे इस बात से हैं कि कांग्रेस को कोई अब पूछने वाला नहीं रह गया। एक बहुत छोटा सा एक 10 सेकंड में बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक रोटी जल गई तो जो खानसामा ने कहा कि साहब तवा खराब है, तो तवा बदल दिया गया। फिर भी चली तो बोले गैस खराब है, इसको बदल दो चूल्हा, वो भी बदल दिया गया। फिर बोला आटा खराब है, फिर आटा बदला गया। फिर बोला पानी खराब है, तो बोले गए भाई साहब खानसामा खराब है। ये बाकी सब चीजें ठीक है। यही राहुल गांधी जी के लिए है। कांग्रेस को जिस तरीके से लीड करना चाहिए था राहुल गांधी जी ने वैसा नहीं किया। 15 दिन के लिए अवस्थी जी, जो आपने SIR वाली बात कही है उससे तो मैं भी ताल्लुक रखता हूं, वाकिफ रखता हूं, ठीक है। बाकी बातें तो जाहिर तौर पर आप लोग राजनीतिक दल के लोग हैं तो एक दूसरे पर टिप्पणियां करेंगे ही, लेकिन हाँ, SIR के बाद जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक व्यक्ति का कहीं और चला आता है, मूव कर जाता है, तो उसका वोटर ID कार्ड A लोकेशन से कट के B लोकेशन का अपडेट होना चाहिए, बनना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात है। इसी के साथ मैं आशीष जी का रुख करूंगा। आशीष जी, अगर SIR का मुद्दा है और अगर यहां पर जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज्ड किया जा रहा है, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम काटे जा रहे हैं, नए नाम अगर आए हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है, जो गलतियां उन्हें ठीक किया जा रहा है, तो इससे आखिर समस्या क्या है?
देखिए, सर्वप्रथम यदि आज आपने राहुल गांधी जी का आधिकारिक जी। ट्वीट पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि राहुल जी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी। यदि आप एसआईआर देश में कंडक्ट करवा रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जो मशीन है, रिपोर्ट है, क्यों आप कागजात जो है वो डिजिटल अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप देश के नागरिक को 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों पन्ने पलटने पड़ेंगे। यानी कि मकसद साफ है कि इंसान और देश का नागरिक ठग जाए और वोट चोरी साफ साफ होती रहे, क्योंकि भारत ऐसा देश है जो विश्व में सभी को सॉफ्टवेयर प्रदान करने वाला देश है, लेकिन वही देश में उसी का चुनाव आयोग आज एसआईआर कंडक्ट करवाने के लिए आधिकारिक तौर पर डिजिटल सर्चेबल रीडेबल मशीन के माध्यम से नहीं, किंतु 22 साल पुराने कागजात के माध्यम से करवा रहा है। यानी कि सॉफ्ट कॉपी में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल हार्ड कॉपी में वह उपलब्ध है। इसी प्रक्रिया के ऊपर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रश्न खड़ा किया। अब इसी प्रक्रिया को लेकर देश के चुनाव आयोग के पास इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं है। अब मुझे बताइए, बंगाल चुनाव की बात तो अलग है, बिहार चुनाव से पूर्व मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, मतदान से पूर्व नए 22 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए। कौन से मानदंडों को केंद्र में रखकर इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया गया था? चुनाव आयोग ने इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। 2024 के चुनाव का जो वीडियो का पूरा फुटेज था सीसीटीवी, वो चुनाव आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के पास इसको लेकर किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं है, ना ही कोई ठोस यानी कि सब्सटेंशियल एविडेंस है। तो इसी प्रक्रिया को लेकर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर तीखे सवाल खड़े किए कि चुनाव आयोग को प्रत्युत्तर होना चाहिए। यह एक ऐसी देश की संस्था है कि जो संवैधानिक है, निष्पक्ष है, लेकिन आज उस संस्था की संवैधानिकता के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है। जी, ठीक है। राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहां पर अगर विपक्ष को लेकर बात करें, जाहिर तौर पर विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन राहुल जी, मुझे 2002 से 2004 के बीच का भी समय याद आता है जब आखिरी बार एसआईआर हुई थी, और इस वक्त जाहिर तौर पर एनडीए नहीं, यूपीए जो है वो गवर्नमेंट में थी, यानी कि अब इंडिया गठबंधन। राहुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि उस वक्त के एसआईआर को लेकर और अब के एसआईआर को लेकर क्या फर्क आपको दिखता है? एक थोड़ा सा संशोधन करूंगा अभिषेक जी कि 2002 से 2004 के बीच में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय। लेकिन उस समय देखिए, अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव थे या तमाम जो दूसरे चुनाव थे, उसके लिए कम से कम 2 साल का समय था जी। तो वो जो आपने जो बड़ा एक शानदार सवाल पूछा है कि वो एसआईआर और अभी का एसआईआर में क्या परिवर्तन है जी। आप देखेगा 2002 से 2004 के बीच में एसआईआर हुआ था, देश में कहीं पे भी एसआईआर कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, ना तो उसका किसी तरह से विरोध हो रहा था, वो बड़ा ही शानदार ढंग से चल रहा था। अभी हम लोगों ने देखा कि अलग अलग हिस्से से देश भर से जो खबरें आ रही हैं, बड़ी चिंतित करने वाली खबरें आ रही है अभिषेक जी की इतना शॉर्ट टाइम में, मान लीजिए अभी राजस्थान में तुरंत चुनाव होने वाले नहीं है, गुजरात में तुरंत चुनाव नहीं होने वाला है, मध्य प्रदेश में नहीं होने वाला है, फिर भी इतना शॉर्ट समय वहां पे दिया गया है कि देश भर से अलग अलग हिस्सों से अब तक 16 जो है कि बीएलओ के निधन की खबरें आ रही हैं, कई के आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। तो यानी कि उनके ऊपर वर्कलोड काफी ज्यादा है। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा उनको एक अच्छे से विस्तार से एक समय मिलना चाहिए, कम से कम इस जो समयावधि है उसमें विस्तार करना चाहिए, कितने दबाव में जो है कि बीएलओ ना आए। नंबर 2 कि उस समय प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म भरने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा जी। जो अभी प्रत्येक जगह पे देखिए बीएलओ की जिम्मेवारी कितनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि वो एक एक मतदाता से 3-3 बार संपर्क करे। क्या प्रैक्टिकली संभव है इतने कम समय में? इतने कम समय में ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तब बिहार से वो खबरें आ रही थी कि लोग वर्क फ्रॉम होम टाइप जैसी स्थितियां बन गई थी। तो इसको कम से कम हमें लग रहा है कि समयबद्ध तरीके से करना चाहिए। दूसरा चीज की राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने का प्रयास होना चाहिए। कांग्रेस एक बड़ी विपक्षी पार्टी है, अगर उसके कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो उस पे एक मजबूत स्पष्टीकरण भी आना चाहिए। तो ये 2002 और 4 के बीच में और जो अभी का एसआईआर चल रहा है उसमें एक बड़ा मैं अंतर देख पा रहा हूं। और एक सवाल जो शुभेंदु जी ने पूछा कि देखिए चुनाव जीतना हारना एक अलग मामला है, क्या अवैध घुसपैठिए रहने चाहिए? मैं भी डंके के चोट पे कहता हूं कि अवैध घुसपैठिए देश में नहीं रहने चाहिए जी। लेकिन अगर एक आंकड़ा खाली संक्षेप में 10 सेकंड में मैं रखूंगा अभिषेक जी की 2004 से 14 के बीच में कितने अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया, वो नंबर 80,000 प्लस है। लेकिन अगर 2014 से लेकर अभी वाले आंकड़े देखते हैं तो वो 4,000 प्लस के आंकड़े आते हैं। तो इस मामले पे ये सरकार अवैध घुसपैठियों के ऊपर जितना हल्ला मचाती है, राजनीतिकरण करती है, क्या प्रैक्टिकल तौर पे उतना करती है? 2017 से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनके कई सारे प्रशासनिक सुधार, लॉ एंड ऑर्डर का मैं खुद भी मुरीद हूं, वो परिवर्तन मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। लेकिन सोच के देखिए कि अवैध घुसपैठियों के मामले पे यह निर्णय अब 2025 में लिए जा रहे हैं। तो ये सवाल खड़े करते हैं कि स्पष्ट है कि 2027 में विधानसभा चुनाव है और उसमें घुसपैठिए के मामले को उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसको बनाना चाहती है जी।
बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर तौर पर सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 2002 से 4 का जो आपने जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, फरवरी में मैंने सर फरवरी की बात तक के भी आंकड़े जो हैं जोड़े थे, क्योंकि फरवरी में जिस तरीके से सरकार पलट गई थी और उसके बाद एक बार फिर से मनमोहन सिंह जो है वो सत्ता में आए थे। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मैं अवस्थी जी का रुख करूंगा। अवस्थी जी, जिस तरीके से एक और आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि जो घुसपैठ है, घुसपैठ रोकने की सीधे तौर पर जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन जो विपक्ष वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है, और जब घुसपैठ की खबरें निकलकर सामने आती है तो वो आरोप जो है वो सीधे तौर पर जो विपक्षी दल उस राज्य के होते हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं। जिस तरीके से सबसे इसका जो मजबूत उदाहरण है वो पश्चिम बंगाल को लेकर दिया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर आप लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जो घुसपैठ है वो बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी उतनी ही है, क्योंकि दोनों जो राज्य हैं वो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं और नेपाल के माध्यम से जो घुसपैठी हैं वो भारत में घुस आते हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी एनडीए की सरकार है, इस वजह से इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर, सरकारों पर सवाल नहीं उठते। अवस्थी जी, देखिए, पहले एक बात तो समझ में आई है कि राहुल लाल जी ने कहा कि हम लोगों को, जो विदेशी लोग हैं उनको हम भेज नहीं रहे हैं, कांग्रेस ने भेजा है जी और राहुल लाल जी, ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है भाजपा को, वो कभी वोट नहीं देंगे जी, और वो हमको वोट नहीं देंगे तो हमको तो कोई रखने का मतलब नहीं है। आप ये कहना मत चाहिए लोगों के सामने कि हम उनको जानबूझ के रख रहे हैं जी। पहला चीज। दूसरा चीज, अभी आपने कहा 65 लाख वोट हटा दिए गए जी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे 18 अगस्त को इसको पब्लिश किया गया था, जो 65 लाख लोग जिनका वोट था, एएसडी मतलब जो एब्सेंट है, जो शिफ्ट हो गए हैं, डी मतलब जिनकी डेथ हो गई है। उसके बाद भी 45 डेज दिया गया था कि आप ये 45 डेज में यदि किसी का नाम गलती से नहीं है या इसमें हमने गलत किया है, डेड में दिखा दिया वो डेड नहीं है, ऐसा बहुत सारा कारण हो सकता है। 12 करोड़ पॉपुलेशन है, पता नहीं कितना वोटर है वहां पे, तो आप इसको ठीक करा लीजिए, बीएलओ के पास जाइए, और वहां पे BLA 2 भी कांग्रेस पार्टी के थे, उनको भी ठीक करा लेना चाहिए एक एक चीज करके, पर उसमें नहीं किया, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। राहुल लाल जी, आपको भी जानकारी है कि कांग्रेस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया जो लिस्ट के ऊपर, कि ये लिस्ट को अभी ठीक करना है या इनको ऐड करना है। मेरा ये कहना है ये पॉलिटिकल है, और ये पॉलिटिकल है जब आपने उस लिस्ट के ऊपर जो जो चेंजेस कराए, जो लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को प्राइमा फेसी तो आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो कि नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, पर वो पूछ रहा है जो गलत है उसको ठीक करा लो। ये आदमी यदि नहीं मरा है और अभी जिंदा दिखता है आपको, तो जाइए उसको अपना बताइए बीएलओ को, और बीएलओ ठीक कर देगा, पर आपने वो नहीं किया। मेरा मानना है कि खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से वो होगा जो अभी हुआ, 61 सीटों में 6 सीट आई। कोई नहीं माना, सॉरी, कोई नहीं माना आपकी बात को कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जिसके लिए फिर से मैं कहता हूं कि जो लोग भी भारत में हैं, जो विदेश से आए हैं, अभी तो ये हमने खाली चूड़ी टाइट करना चालू किया है। राहुल लाल जी, ये थोड़ा सा भी यदि यूपी में टाइट हुआ ना तो भारत के एक एक कोने तक पता चलेगा। और हम तो, और आप यही चाहते हो ना, मेरे ख्याल से आशीष कोडिया भी जी यही चाहते होंगे कि जो विदेशी लोग चले जाएं। किसी को भी इस बात का तो ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि भैया यहाँ पे इनको रहने दिया जाए, बहुत गरीब है जी। ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि क्या तरीका है। मेरे को लगता है सब तरीके जी, साम दाम दंड भेद जितने भी हो सकते हैं, कड़ाई से, प्यार से, रिक्वेस्ट करके, और जैसा आप अपने चैनल पे दिखा रहे हो अभिषेक कि लोग तादाद में जा रहे हैं, ये एक बड़ी खुशी की घटना है। बिल्कुल। और इस खुशी की घटना में राहुल लाल जी को भी एक ट्वीट कर देना चाहिए, आशीष कोटरिया जी को भी करना चाहिए, और राहुल गांधी जी को भी कर देना चाहिए। बिल्कुल। ये कहते हुए कि एक अच्छा काम किया सरकार के ने कि SIR चालू किया, जिससे बांग्लादेश में लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। अवस्थित, जिस तरीके से आपने जिक्र किया बतौर पत्रकार, मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूं कि जो घुसपैठी हैं उनकी कोई भी जगह हमारे देश में नहीं है। जो लोग वैध तरीके से आ रहे हैं, दस्तावेजों के साथ आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन एक बतौर जिम्मेदार नागरिक, बतौर पत्रकार, मैं भी इस चीज का विरोध करता हूं खुले तौर पर। मैं रुक करूंगा इस बीच आशीष जी का। आशीष जी, जिस तरीके से अभी राहुल जी ने जहां बात को खत्म किया था, वहीं से मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने जिक्र किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का, लेकिन इससे पहले अगर SIR को लेकर बात करें, कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप से 7 बार रही है
और 8 बार कुल एसआईआर इस देश में इससे पहले भी हो चुका है। और जो 8वीं बार था जिसका जिक्र राहुल लाल जी ने भी किया कि कुछ समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसके बाद सरकार पलटी और 10-11 महीने का जो एसआईआर बचा हुआ था वो कांग्रेस की सरकार की अवधि में हुआ, यानी कि मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो आशीष जी, उस वक्त आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई, सेम चीज हुई थी जिस तरीके से राहुल जी ने बताया था। राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने क्लियरली कहा कि उस वक्त भी यही चीजें हुई थी। अगर हम 1951 से 52 को लेकर बात करें, 57 को लेकर बात करें, 61 से 64 को लेकर बात करें, इसके बाद 65-66 में हुई, 1983 से 84 के बीच हुई, 87 से 89 के बीच हुई और 92 से 95 के बीच में हुई है। उस वक्त तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया। देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। उस दौरान भी एसआईआर की प्रक्रिया को पालन किया गया था, लेकिन उस समय इतने बड़े स्तर पे और इतने कम अंतराल में इस प्रक्रिया को आयोजित नहीं किया गया था। ये जो चुनाव आयोग कर रहा है वह बड़े सोचे समझे तरीके से षड्यंत्रकारी रवैये से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सवाल खड़ा किया। यदि हमारी जो अतीत में सरकारें रही है उस दौरान भी विपक्ष ने बहुत सारे हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, लेकिन हमने उनका प्रत्युत्तर दिया था, लोगों को कदापि निराश नहीं होने दिया। लेकिन वर्तमान समकालीन भारत में जो घटित हो रहा है यह अलोकतांत्रिक है। क्यों अलोकतांत्रिक है? जो अवस्थी जी ने कहा, अवस्थी जी, मैं तो आपको एक मित्र के रूप में कहता हूं कि राहुल गांधी और आशीष कोटड़िया भी यही चाहते हैं कि अवैध घुसपैठिए हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। अब मैं आपको एक प्रक्रिया का उदाहरण देता हूं। 31 अगस्त 2019 में असम में एनआरसी की प्रक्रिया पूर्ण हुई। कुल मिलाकर 19 लाख अवैध घुसपैठियों के नाम घोषित किए गए, लेकिन वह आज भी उस असम प्रदेश में निवासी थे। अब बंगाल की प्रक्रिया लेकर आए। यदि आपको अवैध घुसपैठियों से समस्या है, विडंबना है, तो सर बंगाल के घुसपैठिए अभी तक, आसाम के घुसपैठिए अभी तक आसाम में क्या कर रहे हैं? 2019 से 2025 5 साल से अधिक समय हो चुका है। यानी कि राजनीतिक रंग देने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया की जा रही है। और सर, बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे जो बीएलओस है, 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओस की मौत हो गई। उसकी जिम्मेवारी किसने ली? बताइए, केंद्र सरकार ने या किसी भी प्रकार के मानदंड निर्धारित किए? जितने भी बीएलओस है सर, वो किसी भी रूप से उनको प्रशिक्षित नहीं किया गया है। मैं स्वयं 3 जिलाधिकारियों से मुलाकात करके आ रहा हूं, उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकृत किया है कि हमारे जो बीएलओ है वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है, यानी कि उनको जानकारी नहीं है। आधे से अधिकतर जो बीएलओ कार्य कर रहे हैं वह सरकारी कर्मचारी है, यानी कि सरकारी शालाओं में अध्यापक और अध्यापिका के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो इन लोगों को यदि आप बीएलओ के तौर पे नियुक्ति करेंगे तो समस्या आएगी। हमें एसआईआर से समस्या नहीं है, हमें उनकी जो प्रक्रिया है जो निष्पक्ष नहीं है उनसे हमें समस्या है। जी जी बिल्कुल। अवस्थी जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। अवस्थी जी, जिस तरीके से लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये हार का नतीजा है? नहीं, ये हताशा है हार की। जी, जब 45 दिन का समय मिल रहा है आशीष जी, एक कोई लिस्ट हमने दिया है, उसमें सब लोग पढ़ लो, और आपको मालूम है कि स्पेशल एसआईआर चल रहा है, तो सब लोग थोड़ा सजग रहो। उसमें जाके देख लो कि आपका नाम तो नहीं है वहां पे कहीं कट गया, या आपका नाम तो उस लिस्ट में नहीं है। यदि आपको लगता है कि वो लिस्ट जो डिलीट की जा रही है उसमें कोई गलत नाम है, तो आपके ऊपर गलत है, तो आपको 45 डेज का तो टाइम दिया जा रहा है। आपके कोई भी प्रूफ, आप 17-18 प्रूफ है। राहुल लाल जी और हमने तो बहुत बार चर्चा करी है कि ये भी प्रूफ होना चाहिए, वो भी प्रूफ होना चाहिए। कुछ नहीं तो मोहल्ले वाले बता देना चाहिए। मोहल्ले का एक रजिस्टर होता है गांव का, उसमें कहीं नाम लिखा होना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति यहाँ रहता है 10-20 साल 50 साल से। पर आपको मालूम है कि कितने लोग अभी जो वहां जा रहे हैं, जो आप फोटो दिखा रहे हैं, कितने लोगों के पास, सबके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड को यदि हम बेस बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी। और ठीक है कि जब कभी हम कोई चीज होती है उसको हम छानने की कोशिश करते हैं, गंदगी निकालने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ी परेशानी तो होती है, होने दो। और आप एक जाके इसको रोकने की बात ना करके आप ये सजेशन दो कि भाई जो 1.5 महीने के लिए कहा गया है उसको 2 महीने कर लो, 3 महीने कर लो, इलेक्शन 2 महीने बाद कर लो यदि कोई बहुत अर्जेंसी है। एक बार चीजों को होने दो आप, और यदि होने दोगे उसके बाद आपको कोई कमी लगे, आपके पास फिर 6 महीने का समय है। कभी भी उस चीज को आप ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, या बता सकते हो इलेक्शन कमीशन को। एक बार कार्रवाई मोटी मोटी हो जाए, फिर आपके पास यही वेस्ट बंगाल के चुनाव सोच लो। वेस्ट बंगाल के चुनाव में अभी 6-7 महीने हैं, ये प्रक्रिया अगले 2-2.5 महीने में खत्म हो जाएगी। उसके बाद 6-7 महीनों में आप एक एक घर जाके चेक कर लेना कि किसी का वोट कटा तो नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं
कि इस प्रक्रिया में जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है और राहुल गांधी जी से कहता है कि आप एक एफिडेविट दे के बोलो कि बिल्कुल। ये गलती है, तब राहुल गांधी कहते हैं हम एफिडेविट नहीं देंगे, हमने बिल्कुल। बोलने का काम कर ये दिया। अवस्थी जी एक बड़ी बात है, बड़ा मुद्दा आपने उठाया। इसी मुद्दे को लेकर मैं जाऊंगा आशीष जी के पास, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से मैं राहुल जी का भी चाहूंगा। राहुल जी, क्या आपको लगता है कि जो एसआईआर वाला मुद्दा है, घुसपैठिए का मुद्दा है, जिस तरीके से आप पहले ही सवाल के दौरान भी जिक्र कर रहे थे, बिहार के मुकाबले पश्चिम बंगाल में ज्यादा बड़ा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले भी घुसपैठियों को लेकर ये मुद्दा उठता रहा है, खासतौर पर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है अभिषेक जी। देखिए, मैंने बिहार को लेकर पहले ही कहा कि बिहार में कहीं न कहीं घुसपैठिए का मामला नहीं रहा। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर, देखिए नए सिरे से जो एसआईआर हो रहा है बिहार, उसका पहला उदाहरण है जी। हम लोगों को याद है कि गृह मंत्री जी जब भी जो है कि बिहार जाते थे घुसपैठिए का मामला उठाते थे, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े में वो घुसपैठिए नहीं दिखे। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थितियां अलग है। पश्चिम बंगाल और बिहार की स्थिति में हम लोग अंतर देखते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल बिल्कुल जो है कि वो बांग्लादेश से लगा हुआ पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है, तो वहां पे इसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए, इस समय जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं अभिषेक जी, तो उसमें कहीं न कहीं रोहिंग्या शरणार्थियों की बात होती है। और रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला अगर कोई भी गूगल करके देख ले, कोई बहुत बड़ा नॉलेज का वर्क नहीं है ये। रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या शुरू होती है 2016 में। अब देखिए, जैसे रोहिंग्या शरणार्थी का खुद जो गृह मंत्रालय के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके आंकड़ों में भी देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद 2016 से देखिए केंद्र में जो है कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो फिर बीजेपी के ऊपर ये सवाल भी आ जाते हैं। तो इसलिए ये सवाल जो है दोनों पक्ष, चाहे सत्तारूढ़ पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों तरफ से काफी एक राजनीतिक रूप से काफी घालमेल वाला मामला हो जाता है। लेकिन मैं भी अभिषेक जी आपके इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि विदेशी घुसपैठिए देश में नहीं रहना चाहिए और उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, जिस तरीके से अभी अवस्थी जी ने जिक्र किया था, उसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और उस पर आपसे जवाब चाहूंगा कि जब समय रहता है तो उस वक्त आवेदन क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि चुनाव आयोग तो चीख चीख कर ये कहता है कि आप आवेदन लेकर आइए, आप शिकायत लेकर आइए, उस शिकायत का निवारण हम करेंगे। लेकिन जो वो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड बीतने के बाद आपके सर्वोच्च नेता, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आरोप लगाते हैं। क्या आपको खुद लगता है कि ठीक है जब समय रहता है तो आप लोग या आपके कार्यकर्ता जो हैं वो नहीं पहुंचते शिकायतें लेकर? आशीष जी। सर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मुझे आज भी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव याद है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उनके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। आज भी पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में चुनाव आयोग ने मेयर के चुनाव में धांधली की गई थी। राहुल गांधी जी ने समय समय पर चुनाव आयोग को शिकायतें की है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव दर चुनाव आयोग को हमने रिटर्न में ऑन रिटर्न हमने शिकायतें भेजी है, लेकिन उसका प्रत्युत्तर क्या आता है? चुनाव आयोग चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से आशीष जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से पूरी ये चर्चा अब जिस तरफ आगे बढ़ रही है, जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है और अभी आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले एसआईआर का यह मुद्दा, एसआईआर का होना एक बड़ा चुनावी मुद्दा जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं रुक करूंगा राहुल जी का भी इस बार फिर से। राहुल जी, जिस तरीके से हम लोग यूपी, बंगाल, बिहार को लेकर तो बात कर रहे हैं, लेकिन असम को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं असम में भी घुसपैठियों का मुद्दा काफी बड़ा रहा है और असम में भी आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राहुल जी। नहीं, देखिए अभिषेक जी, मैं इस बात से सहमत हूं। आपने कार्यक्रम की भूमिका में ही रखा था कि 3 राज्य, असम, पश्चिम बंगाल और केरल, वहां पे ये एक तरह से घुसपैठिए के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना हुआ होगा और उसमें से भी मैं मानता हूं कि केरल के तुलना में असम और पश्चिम बंगाल में ये एक बड़ा मुद्दा जो है कि बन सकता है। तो उसके बनने की पूरी विशाल है। आपने अभी देखा कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि 2019 बिल्कुल राहुल जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक बड़ा मुद्दा, आशीष जी लौट आए, छोटा सा रिएक्शन उनसे भी लूंगा मैं, समय अब कम है, हम चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। आशीष जी प्लीज कंप्लीट करें। देखिए, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने समय समय पर चुनाव आयोग को सतर्क किया। हमने कई सारे पत्र व्यवहार के माध्यम से भी शिकायतें की है। उसका साक्ष्य मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन चुनाव आयोग का जवाब क्या आता है? शायरियों में चुनाव आयोग प्रत्युत्तर देता है। चुनाव आयोग के पास किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं है। इसीलिए इस प्रकार की प्रक्रिया से बचने के लिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस प्रकार का खुलासा करना पड़ा, क्योंकि पक्षापक्षी जब होने लगे तो यह लोकतंत्र में आवश्यक हो जाता है कि देश का नेता सवाल खड़े करे। और अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस शोर मचाती है। सर, मुझे कविता याद आती है कि जब संसद सड़कें शांत होती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो हम सवाल खड़े
रहेंगे। एसआईआर से हमें कोई बिल्कुल विडंबना आशीष नहीं जी, है। जहां एक और आप सवाल खड़े करने की बात करते हैं, जहां आप राहुल गांधी की बात करते हैं, तो वहीं पर मुझे 2 मई 2009 यानी कि जब यूपीए की गवर्नमेंट एक बार फिर से सत्ता में आने वाली थी, उससे ठीक पहले राहुल गांधी का एक बयान भी याद आता है, जब उन्होंने कहा था एवरी पार्टी इन पावर कैन परस्यू इंस्टीट्यूशंस, एवरी गवर्नमेंट ट्राइज टू पुश इट्स पीपल इनटू सच एजेंसीज। यानी कि सीधा मतलब कि हर सरकार जो है अपने लोगों को एजेंसी में डालने का प्रयास करती है, यानी कि एजेंसी का दुरुपयोग या उपयोग, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो जाहिर तौर पर अगर एसआईआर को लेकर बात करें तो एसआईआर का मुद्दा